नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक पिता ने बेटी की इज्जत बचाने के लिए ऐसा क्या किया कि सब देखते रह गए। झाड़ियों के पीछे से अनजान महिला की चीखें सुनाई दे रही थी। वहीं कुछ दूरी पर एक ट्रक ड्राइवर महेश जी अपने कंडक्टर अमर के साथ मिलकर सड़क के किनारे ट्रक को खड़ा करके अपने लिए कुछ बनाकर खाने का प्रबंध कर रहे थे। क्योंकि वे दोनों सुबह 4 बजे से निकले थे तो बिना कहीं रुके दोपहर के 12 बजे तक अपने ट्रक में ही लगातार चलते रहे। वहीं पास में पानी का साधन देखकर उन्होंने सोचा कुछ बनाकर खा लिया जाए, क्योंकि महेश जी को बाहर का खाना मना था, क्योंकि उनके पेट में अक्सर अल्सर के छाले हो चुके थे। इसलिए वे जो कुछ भी खाते परहेज का ही खाना खाते थे। तभी उन्होंने सुना कुछ दूरी पर उन्हें किसी के चीखने की आवाजें आ रही हैं। उन्होंने अमर से कहा, अरे अमर, मुझे चीखें सुनाई दे रही हैं, क्या तुम्हें भी वैसा ही सुनाई दे रही हैं या मेरे कान बज रहे हैं? हाँ बाबूजी, मुझे भी किसी के चीखने की आवाज सुनाई दे रही है, अमर ने कहा। तो महेश जी की हिम्मत और विश्वास दो गुना हो गया कि हो ना हो कुछ तो गलत हो रहा है। दोस्तों, वह चीखें किसकी थी और महेश जी और अमर ने वह चीख सुनकर क्या किया? ये सत्य घटना पर आधारित सच्ची कहानी है, जो रायबरेली की घटना है। ऐसी घटनाएं तो आजकल बहुत सुनने को मिलती हैं, लेकिन आज की कहानी आपके दिल को दहला देने वाली है। इसलिए कृपया इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। रायबरेली के मानपुर अनाथ आश्रम की एक लगभग 20 वर्ष की लड़की, जिसका नाम गीता था, उसे 12वीं में अपने ब्लॉक स्तर पर फर्स्ट रैंक हासिल करने की खुशी में सरकारी स्कूल में, जहां से उसने 12वीं की कक्षा पास की थी, उसके प्रतोशासन के लिए कुछ नेताओं और संसाधकों को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था, ताकि उन्हीं के हाथों उसका सम्मान किया जाए। रोज की तरह उस दिन भी गीता अपनी साइकिल से स्कूल गई हुई थी। वहां सभी ने उसके प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए उसे ढेर सारी बधाइयां दी। उसी स्कूल में एक संसद का बेटा भी पढ़ता था, लेकिन वह कोई रैंक लाना तो दूर की बात, वह पास भी नहीं हो पाया था, क्योंकि वह दिन भर आवारागर्दी करते हुए इधर उधर अपने गवार दोस्तों के साथ घूमता ही रहता था। जबकि उसके पापा रमन जी ने उसके लिए घर में टीचर लगवा दिया था, जो उसके घर आकर पढ़ाया करते थे। उसने अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर लगा रखे थे, फिर भी उसका मन पढ़ाई में लगता ही नहीं था। और संसद महोदय महंगे महंगे प्राइवेट स्कूल की बजाय सरकारी स्कूल में इसलिए पढ़ा रहे थे ताकि लोगों से वाहवाही लूट सके कि इतने बड़े संसद का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। अर्थात संसद महोदय शिक्षा की महत्ता को समझते हैं, गरीब अमीर के भेदभाव को मिटाना चाहते हैं, लेकिन उनके घर पर इतने महंगे टीचर अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए चाहते हैं, इस बारे में कोई नहीं जानता था। संसद के बेटे संजीव को उस दिन सभी के सामने बहुत ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। जब सभी लोग उसके लिए रिजल्ट के बारे में पूछते थे, सभी के मुंह से यही निकलता था, ये देखो, आजकल के बच्चों को जिसके पास कोई कमी नहीं है, सारे साधन उपलब्ध हैं, वह पीछे रह जाते हैं, लेकिन जिसके पास पढ़ाई के साधन का अभाव होते हुए भी बाजी मार जाते हैं। सभी के मुंह से आज केवल गीता ही गीता निकल रहा था। गीता एक अनाथ लड़की होकर भी, जिसके ना माता पिता का ठिकाना था, न रहने का, न ही पढ़ाई का साधन का, वह बाजी कैसे मार सकती है? संसद महोदया को गीता के रिजल्ट पर शक हुआ। उन्होंने बोर्ड के सदस्यों को आवेदन लिखा और उनका दोबारा पेपर खुलवाया और जितने भी प्रकार के पढ़ाई के साधन थे, सभी से उसके द्वारा लिखे गए उत्तरों की जांच करवाई, लेकिन किसी के भी उत्तर से उसका उत्तर मैच नहीं हुआ और अंत में गीता की ही जीत हुई और शासन का बेटा संजीव भरे समाज में मुंह लटकाए वहां से चला आया। वहीं शासन महोदय रमन जी को
मजबूरन ना चाहते हुए भी गीता की तारीफ सबके सामने करनी पड़ी। लेकिन संजीव के मन में गीता के प्रति बहुत ज्यादा नफरत भरी हुई थी। उसने अपने 2 क्लोज फ्रेंड के साथ उसने प्लान बनाया कि गीता को अकेले में पकड़कर उसकी इज्जत को तार तार कर देंगे। अब संजीव रोज नए नए प्लान करता, लेकिन गीता की किस्मत इतनी अच्छी होती कि उसके साथ ऐसा कोई ना कोई रहता ही था, जिसकी वजह से संजीव को मौका ही नहीं मिलता था कि वह गीता का कुछ बिगाड़ पाता। उस बीच संजीव भी गीता के साथ ऐसा व्यवहार करता मानो पहले उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। उसे गीता के प्रथम रैंक लाने से कोई फर्क ही ना पड़ा हो, इसलिए गीता भी संजीव की तरफ से निश्चित होकर बेफिक्र थी। मैं जैसे अपने क्लासमेट सभी लड़कों के साथ भाई की तरह व्यवहार करती, वैसे संजीव के साथ भी व्यवहार करती रही। उसे नहीं मालूम था कि संजीव के अंदर तो इंसान के रूप में जानवर वास कर रहा है। एक दिन गीता कॉलेज की छुट्टी होते ही अपने आश्रम जाने के लिए निकली ही थी कि उसने देखा उसकी स्कूटी का टायर तो पंचर है, जबकि कुछ दिनों पहले ही तो किसी संस्था के लोगों ने गीता के फर्स्ट रैंक आने की खुशी में उसका उत्साह वर्धन के लिए उस स्कूटी को उपहार के रूप में दी थी, ताकि गीता को इधर उधर जाने जाने में परेशानी ना हो। जब उसने देखा कि इस स्कूटी का टायर पंचर है तो वह मदद के लिए इधर उधर देखने लगी। तभी उसे कहीं से आता हुआ संजीव दिखाई दिया। उसने संजीव को हाथ के इशारे से अपने पास बुलाया। संजीव भी मुस्कुराकर उसके पास चला गया। गीता ने उसे सारी बात बताई और रोने लगी। संजीव ने चुटकी बजाते हुए कहा, अरे बस इतनी सी बात, पर रोने जैसी कौन सी बात है? तुम्हारी गाड़ी को मेरे दोस्त की दुकान में पंचर बनाने के लिए रख देते हैं। पंचर बन जाने के बाद मैं ही तुम्हारे आश्रम में पहुंचा दूंगा। तब तक अकेले यहाँ कब तक खड़ी रहोगी? इसे तुम मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं भी पहुंचा देता हूँ। गीता ने भी सोचा संजीव ठीक ही तो कह रहा है, इसलिए वह उसके बारे में बिना कुछ गलत विचार लाए उसकी कार में जाकर बैठ गई। गीता जैसे ही बैठती है उसके साथ उसके 2 और दोस्त उसके बाजू में जाकर बैठ गए और संजीव गाड़ी चलाने लगा। संजीव सहित तीनों ही लड़के उसे ऐसे घूरने लगे जैसे उसे कच्चा चबाकर खा जाएंगे। गीता उन्हें देखकर सहम सी वह संजीव से बोली, संजीव, ये दोनों लड़के मेरे बाजू में बैठकर क्या कर रहे हैं? तुमने तो कहा था कि तुम मुझे मेरे घर पहुंचा रहे हो। गीता के मुंह से अपना घर के बारे में सुनकर तीनों ठहाका लगाते हुए हंस पड़े और बोले, अरे अनाथों के भी कोई घर होते हैं क्या? मैं तो आज पहली बार सुन रहा हूं। संजीव ने थोड़ी दूर तक कार को बहुत अच्छे से चलाया, फिर अनाथ आश्रम के रास्ते पर ना जाकर गाड़ी जंगल झाड़ियों की ओर जाने वाली रास्ते की ओर मोड़ दिया और फिर तीनों लड़कों ने गीता के मुंह को दबाकर बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन गीता ने अपनी आत्मरक्षा के लिए उन लड़कों के हाथों को जगह जगह पर अपने दांतों से काट दिया। अपने शरीर पर चोट लगने की वजह से वह तीनों लड़के और भी ज्यादा गुस्सा होकर उस पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़े और उन्हें इतना होश ही न रहा कि वह लोग मेन रोड से कुछ ही दूरी पर गीता के साथ घिनौना दुष्कर्म करने जा रहे हैं, जो किसी भी समय पकड़े जा सकते हैं। और वही हुआ उनके साथ भी। जैसे ही वह तीनों लड़के संजीव, मंगल और गगन उसे अनाथ समझकर कि इसके नहीं माँ बाप है, ना ही कोई भाई बहन जो इसकी तलाश करेंगे या इसके लिए 4 आंसू बहाएंगे। संजीव के पिता सांसद हैं। गीता को अनाथ और लावारिस घोषित कर उसकी लाश को सरकार की तरफ से उसका दाह संस्कार करवाकर उसका केस हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा देंगे। इस प्रकार संजीव गीता से अपना बदला भी ले लेगा और गीता के केस में बारे में किसी को भी कानो कान पता नहीं चलेगा। यही सोचकर उसने इतने घिनौने काम को अंजाम दिया था। लेकिन कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। वैसे गीता की मदद के लिए भगवान ने ट्रक ड्राइवर महेश जी को चुना था, जो दिल के बहुत ही साफ थे। महेश जी वहीं कुछ दूरी पर अपने ट्रक को खड़ा करके
वहीं अमर के साथ खाना बना रहे थे। उन्होंने खाना बनाते हुए जब किसी लड़की की चीखने की चिल्लाने की आवाज सुनी, बचाओ बचाओ की आवाज सुनी, तो उन्होंने अमर से कहा, अमर, हो ना हो कोई दरिंदा जरूर किसी मासूम की इज्जत लूट रहा है, या कोई डाकू किसी औरत के गहने जेवर लूट रहा हो। हमें चलकर देखना चाहिए आखिर हुआ क्या है। अमर ने भी जब उस आवाज को सुना तो उसे भी यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि आवाज किसी लड़की की ही आ रही थी। उन दोनों के पास बंदूक या तलवार तो थी नहीं जिससे वे दोनों उन पर हमला कर सके, लेकिन हाँ, अपनी आत्मरक्षा के लिए उनके पास कुछ लोहे के रॉड रखे हुए थे। उन्होंने वही रॉड अपने अपने हाथों में पकड़ी और निकल के उस तरफ जिधर से आवाजें आ रही थी। अमन डर के कारण थर थर कांप रहा था, इसलिए वह महेश जी के पीछे पीछे चल रहा था और महेश जी आगे आगे चल रहे थे। उन्होंने दबे पांव वहां जाकर देखा तो उनके तो होश ही उड़ गए। गीता अपनी आत्मसम्मान की रक्षा के लिए हाथ पांव मार रही थी और वह तीनों दरिंदे भूखे भेड़ियों की तरह उस पर ऐसे टूट पड़ी थी कि कोई उसका दुपट्टा खींच रहा था, तो कोई उसकी कुर्ती फाड़ रहा था, तो कोई उसकी सलवार नोच रहा था। और गीता अपनी इज्जत को बचाने के लिए जद्दोजहद में लगी हुई थी। महेश जी ने उन तीनों दरिंदों को ऐसी नीच हरकत करते हुए देखा तो उनकी आंखों में खून उतर आया। उन्होंने उन तीनों से कहा, उस मासूम को छोड़ दो, लेकिन वह तीनों तो शराब के नशे में धुत थे। उन्होंने महेश जी से कहा, अगर आप अपनी खैरियत चाहते हो तो यहां से चले जाओ, वरना इस लड़की से पहले आपकी कब्र खोदेंगे। महेश जी ने कहा, हिम्मत है तो करके दिखाओ। लेकिन उन तीनों को महेश जी से तो कोई लेना देना था ही नहीं, इसलिए वे फिर से दुगने जोश के साथ गीता पर टूट पड़े। तभी महेश जी ने उन लड़कों पर निशाना साध कर अपने साथ लाए लोहे की रॉड उन पर दे मारी। वह लोहे की रॉड सीधे मंगल के हाथ पर जाकर लगा, दूसरा रॉड संजीव के पैर पर लगी। तभी अमर ने एक रॉड फेंक कर मारी तो गगन के पैर पर लगी। इस प्रकार वह तीनों लड़के जख्मी हो गए। उन्होंने गीता को छोड़कर अपने हाथ पैर पकड़ लिए। तो तक महेश जी और अमर गीता के पास पहुंचने वाले थे कि वह तीनों लड़के लंगड़ाते हुए अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए और कार स्टार्ट करके वहां से भाग गए। महेश जी ने उन लड़कों के पीछे भागकर अपना समय बर्बाद करना उचित ना समझते हुए सबसे पहले गीता की मदद करना जरूरी समझी, क्योंकि उन लड़कों के पास कार थी और उनका पीछा करने के लिए तुरंत में उनके पास कुछ भी नहीं था। इसलिए उन्होंने गीता को अपना स्कार्फ दिया और उसके शरीर को ढक दिया, क्योंकि उन बदमाशों ने उसके दुपट्टे को भी फाड़ दिया था। गीता रोती सुबकती झाड़ियों के पास सिमट कर रह गई थी। उन्होंने उसे बड़े प्यार से उठाया और कहा, बेटी उठो, अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे ये बाप अपनी बेटी को कुछ भी नहीं होने देगा। अपने किसी के मुंह से बेटी शब्द सुनकर गीता को कुछ भी सही गलत समझ में नहीं आया और वह बिना सोचे समझे कि लोग कौन है, वह महेश जी से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। महेश जी ने उसे सांत्वना दी और उसे अपने ट्रक के पास ले गए। वहां उन्होंने खाना बनाया। तीनों ने खाना खाया और महेश जी ने गीता से कहा, बेटी तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारे पापा का क्या नाम है, बताओ तो पहले, हम तुम्हें तुम्हारे घर पर बाइज्जत पहुंचा देंगे, उसके बाद ही आगे जाएंगे। महेश जी की बातें सुनकर गीता और भी ज्यादा फूट फूट कर रोने लगी। तब महेश जी ने उसे एक बच्चे की तरह शांत करवाया और पूछा, क्या आखिर वह रो क्यों रही है? तब उसने बताया कि वह एक अनाथ लड़की है और मानपुर अनाथ आश्रम में रहती है। इससे पहले किसी ने भी उसे बेटी नहीं कहा, ना ही किसी ने मैं तेरा बाप हूं कहा। और जब आप मेरे घर और पापा के बारे में पूछ रहे हैं तो मैं क्या बताऊंगी, इसलिए मुझे रोना आ गया कि जो भी कुछ देर पहले ही अपने आप को मेरा बाप बता रहे थे, वही मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरा बाप कहाँ है। गीता की बातें सुनकर तो महेश जी की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने गीता से कहा,
बेटी, जिस तरह तुम अपने आप को अपने माता पिता के बिना अनाथ बता रही हो, उसी तरह मैं भी अपने माता पिता, पत्नी, बच्चों के बिना अनाथ ही हूँ। क्योंकि एक रोड एक्सीडेंट में मेरा पूरा परिवार मारा गया। मेरा पूरा परिवार शादी में गया हुआ था। मेरे माता पिता, पत्नी और बच्चे सभी लोग बस से सफर कर रहे थे और मुझे इमरजेंसी काम आ जाने की वजह से मैं नहीं गया। बस जैसे ही खाई में गिरी, उसमें आग लग गई और सबके सब यात्री मर गए। इस प्रकार मैं भी इस दुनिया में अकेला रह गया हूँ। अगर तुम चाहो तो क्या हम दोनों बाप बेटी बन सकते हैं? महेश जी की आप बीती सुनकर गीता का दिल तो गदगद हो गया था। उसने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन उसने महेश जी को बताया कि वह एक अनाथ आश्रम में रह रही है, इसलिए एक बार वह वहां जाकर संस्था के लोगों को उसके साथ घटित घटना के बारे में बता दे, ताकि भविष्य में उन्हें ये गीता को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। महेश जी को भी गीता की सलाह उचित लगी। महेश जी को एक जरूरी सामान की डिलीवरी करनी थी। उस डिलीवरी से उन्हें 50,000 का मुनाफा होता अगर वे उसे सही समय पर पहुंचा देते। इसलिए वे दोनों अमर के साथ लगातार ट्रक में चले जा रहे थे। लेकिन गीता जैसी मासूम के इज्जत से बढ़कर वो 50,000 नहीं थे। इसलिए उन्होंने गीता की सुरक्षा को पहले महत्व दिया और सीधे अनाथ आश्रम पहुंच गए, जहां गीता रहती थी। वहां जाने से पहले महेश जी ने गीता के लिए एक नया ड्रेस खरीद दिया था, ताकि गीता वहां इज्जत के साथ जा सके। तभी उसके नए ड्रेस को देखकर वहां की प्रधान संचालिका रमा जी बोली, अरे गीता, तुम तो यहाँ से निकली थी, तब तो दूसरा ड्रेस पहनकर निकली थी। क्या रास्ते में तुझे किसी ने नया ड्रेस गिफ्ट कर दिया जो दूसरा ड्रेस पहनकर आई हो? उनकी बात सुनकर गीता की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखों में आंसू देख संचालिका रमा जी बोली, अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया तो तुम रोने लगी? क्या बात है गीता, जो मेरी इतनी सी बात कहते ही तुम्हें रोना आ गया? तभी महेश जी भी वहां आ गए और उन्होंने रमा जी को वह सारी बात विस्तार से उन्हें बता दी और अपनी आप बीती भी बताई कि उनका परिवार किस प्रकार से एक सड़क दुर्घटना में मारा गया और अब इस भरी दुनिया में अकेले रह गए हैं और गीता को गोद लेकर अपनी बेटी बनाकर उसे इज्जत की जिंदगी देना चाहते हैं। रमा जी ने उनकी आप बीती सुनी तो उनकी भी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन अचानक उनके दिमाग में एक विचार आया, अभी तो ये भावनाओं में बहकर गीता को ले जाएंगे, लेकिन उनके घर में औरत जात के नाम पर कोई भी नहीं है। मर्द की नियत कब बदल जाए कोई नहीं जान सकता। उस समय वो हैवान बन जाता है। उस समय वह नहीं अपनी उम्र या रिश्ते का लिहाज करता है, ना ही सामने वाले की उम्र और रिश्ते की मर्यादा का ख्याल रखता है। इसलिए उन्होंने उनसे कहा, आप अकेले रहते हैं और गीता भी जवान हो चुकी है, इसलिए गीता की सुरक्षा की दृष्टि से आप एक सहमति पत्र लिखकर अनाथ आश्रम में और एक नजदीकी थाने से जमा कर दीजिए, जिसमें यह लिखा हो, गीता के हर सुख दुख की सारी जिम्मेदारी आपकी रहेगी और आप उसके साथ पिता की तरह व्यवहार करेंगे और गीता को पूरी आजादी रहेगी कि उसकी जब मर्जी होगी तब वह अनाथ आश्रम अपने भाई बहनों से मिलने आ सकती है। क्योंकि गीता बचपन से ही उसी अनाथ आश्रम में रही थी, तो वहीं उसका घर था और वहां रहने वाले लोग उसके परिवार जैसे थे। महेश जी ने उनकी शर्तों के अनुसार मानते हुए अपने जहां जहां साइन करने बोले वे साइन करते रहे और गीता को अपने साथ लेकर अपने घर चले गए। अब महेश जी ने गीता को सारा सामान दिखा दिया कि कौन सी चीज कहाँ है। गीता ने भी दिल से महेश जी को अपना पिता मान लिया था। अब महेश जी स्वयं गीता को उसके कॉलेज लेकर जाते और उसकी छुट्टी होने पर वापस लेकर आते। लेकिन आफत तो तब आ जाती जब महेश जी को ट्रक लेकर अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जाना पड़ता। उन्होंने गीता की स्कूटी लाने की कोशिश की, लेकिन संजीव ने उस स्कूटी को वहां से गायब करवा दिया। महेश जी ने गीता के लिए एक नई स्कूटी खरीदी और अमर, जो कि उनका विश्वास पात्र कंडक्टर था, उससे कहा कि वह गीता को रोज
स्कूटी से उसके कॉलेज देकर आना जाना करे। कुछ दिनों तो सब ठीक चला, लेकिन संजीव को जैसे ही पता चला कि गीता ने फिर से कॉलेज ज्वाइन कर लिया है, तो उसने फिर उसे तंग करना शुरू कर दिया। लेकिन अमन ने भी कोई कच्ची गोली नहीं खेली थी। उसने भी उसके साथ डटकर मुकाबला किया और उसके छक्के छुड़ा दिए और गीता से कहकर ऐसा वीडियो बनवाया कि उसके खिलाफ पुख्ता सबूत हो गया था। पुलिस कंप्लेंट करने के लिए जब उसने उस वीडियो को उसके सामने पेश किया, तब संजीव थर थर कांपने लगा कि अब तो उसे चुप रहने में ही भलाई है, वरना उसे जीवन भर जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी, क्योंकि सबूतों के सामने शासन मंत्री जैसे कि पहुंच भी काम नहीं आती। अब गीता निश्चित होकर पढ़ाई करने लगी, लेकिन उस दिन के बाद से गीता के मन में अमर के लिए इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब गीता अमर की हर एक एक्टिविटी में बहुत ही ध्यान देती। उस तरह उसके लिए छोटा सा भी काम कर देना बड़ा अच्छा लगने लगा था। गीता ने अपनी पढ़ाई पर भी भरपूर ध्यान दिया और एक दिन वह समय भी आ गया जिस दिन गीता आईएएस ऑफिसर बनकर संजीव से अपने अपमान का बदला तो ले ही सकती थी, अपने पिता को गर्व महसूस करा सकती थी। जब गीता आईएएस ऑफिसर बन गई तो उसके कॉलेज में उसके सम्मान के लिए उसे निमंत्रण दिया गया, लेकिन वह सही समय पर वहां नहीं पहुंची। तब कॉलेज के प्रिंसिपल सर ने उसे कॉल करके कहा, अरे गीता, तुम अभी तक आए क्यों नहीं? सारे गेस्ट आ चुके हैं, अब तुम्हारा ही इंतजार हो रहा है, वरना ये सारी पार्टी। इतना ही कहा था कि गीता बोली, अरे नहीं मैडम, मैं तो वहां आने के लिए तैयार हो चुकी हूँ, लेकिन क्या है ना मैडम, जिनकी वजह से मैंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, जब वही नहीं आएंगे तो मैं कैसे आ सकती हूँ? गीता की बातें सुनकर मैडम परेशान हो गई। उन्होंने कहा, अरे गीता, तुम तो आश्रम में रहती हो ना, तो तुम्हें किसने मदद की और किसकी मदद से तुमने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तब गीता ने प्रिंसिपल सर को फोन पर ही बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ था और आज उसे उसके पिता मिल गए हैं और अब वे अनाथ आश्रम में नहीं बल्कि अपने घर पर रहती है। गीता की बातें सुनकर प्रिंसिपल सर ने महेश जी का फोन नंबर मांगा और उन्हें भी कॉल किया। महेश जी को जब पता चला कि उनकी बेटी गीता को अवार्ड मिलने वाला है, तो वह तो खुशी के मारे उछल पड़ी और अपनी बेटी को फोन करके सारी बात बताई कि प्रिंसिपल सर ने उन्हें क्या कहा और जल्दी से तैयार होने के लिए कह दिया और अमर को भी फोन करके कह दिया कि वह गीता को लेकर उसके कॉलेज पहुंच जाए। वह भी वहीं पहुंच जाएंगे। इस प्रकार तीनों एक साथ कॉलेज पहुंच गए। गीता को कलेक्टर बनने के बारे में कुछ बोलने के लिए कहा गया, तो उसने उसका सबसे पहले श्रेय अपने पिता महेश जी को और दूसरा श्रेय अमर को दिया और अमर की इतनी ज्यादा तारीफ की कि सभी लोग समझ गए कि गीता के मन में अमर के लिए कुछ तो है। लेकिन अपने घर आने के बाद जब महेश जी ने उनसे पूछा तो उसने कह दिया, मैं तो सिर्फ उसके द्वारा किए गए एहसान को मान रही है, उसके अलावा उसके दिल में अमर के लिए कुछ भी नहीं है। अमर ने सुना कि गीता की मन में उसके लिए कुछ भी फीलिंग नहीं है, तो उसने भी सोचा, मैं कहाँ एक मामूली सा ट्रक कंडक्टर और गीता इतनी बड़ी कलेक्टर, हम दोनों का तो किसी भी हाल में कोई मेल हो ही नहीं सकता। तो अब तो उसे वहां से बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप चले जाना चाहिए। और वे वहां से दबे पांव जाने लगा। तभी गीता ने उसे जाते हुए देख लिया और कहा, अमर, तुम कहाँ जा रहे हो? अमर अपनी आंखों में आंसू लिए बोला, गीता, अब मेरा कर्तव्य यहाँ से पूरा हो गया है, तुम कलेक्टर बन गई हो, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। अब मैं अपना ठिकाना कहीं और ढूंढूंगा, अब तुम्हारे घर में मेरे लिए कोई काम नहीं है। गीता बोली, खुदगर्ज कहीं के, मेरा दिल चुराकर यहाँ से चुपचाप जाने का हक तुम्हें किसने दिया है? तुम जानते भी हो तो तुमसे कितना प्यार करने लगी हो। अमर उसकी तरफ आश्चर्य से देखते हुए बोला, क्या ये तुम क्या कह रही हो गीता? तुमको मुझसे प्यार? ये तुम क्या कह रही हो? अभी भी तो मैंने सुना
कि तुम अपने पापा से कह रही थी कि तुम्हारे मन में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। फिर ये क्या कह रही हो गीता? तब गीता को समझ में आया कि अमर ने उसकी बातों को सुन लिया है और उसे बहुत बुरा लगा होगा। उसने कहा, अरे बुद्धू, अगर मैं पापा से कह देती कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो हो सकता है उनका दिल ही टूट जाता कि उनकी बेटी ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। इससे मैं ये बात तुम्हारे द्वारा कहना चाहती थी ताकि उन्हें तुम्हारे ऊपर गर्व महसूस होता कि तुमने उनकी बेटी की जिम्मेदारी हर तरह से पूरी की है। लेकिन तुम तो पूरी बात जाने बिना यहां से जा रहे थे। महेश जी को इतना तो पता ही था कि अमर भी उनके सामने मुंह नहीं खोलेगा, इसलिए उन्होंने स्वयं आगे जाकर बात को आगे बढ़ाने की पेशकश की। उन्होंने कहा, क्या बात हो रही भाई? तब दोनों चुप हो गए। तब थोड़ी देर में गीता बोली, पापा वो बेटा, मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली हैं। मुझे तुम दोनों के रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। अगर तुम एक दूसरे को पसंद करते हो तो और तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारा पापा तुमसे नाराज हो जाएंगे? अरे इस दुनिया के हर माँ बाप अपने बच्चे की खुशी ही चाहते हैं और मैंने अमर को बचपन से देखा है। उसके अंदर किसी प्रकार की बुराई नहीं है बेटा। ना ही वह किसी प्रकार का नशा करता है, ना ही चोरी करने या झूठ बोलने जैसी बुरी आदत है। हाँ, इतना है कि तुम्हारी तरह सरकारी नौकरी नहीं करता। नहीं तो पढ़ा लिखा तो अमर भी है। महेश जी ने ऐसा कहा तो गीता बोली, पापा आप ऐसा कहेंगी तो मैं इतना ही कहा था कि महेश जी ने कहा, अच्छा बाबा, अब से ऐसा नहीं कहूंगा। कहकर गीता और अमर को अपनी बाहों में ले लिया और कहा, अब मेरा परिवार पूरा हो गया। भगवान से मैं रोज रो रो कर कहता था कि मेरा पूरा परिवार तो छीन लिया, अब मुझे किसके सहारे जिंदा रखा है। लेकिन आज से भगवान के पास मैं शिकायत नहीं करूंगा कि उन्होंने मुझे क्यों जिंदा रखा, क्योंकि उन्होंने मेरा परिवार फिर से वापस दे दिया है। अब गीता ने अपना पदभार संभाला और अच्छा सा मुहूर्त देखकर महेश जी ने गीता और अमर की शादी करवा दी और अमर की मम्मी पापा से कहा कि उनकी जब मर्जी हो अपने बेटे बहू के घर आकर रह सकते हैं। अमर के 3 और भाई थे। उनकी मम्मी पापा उन्हीं के पास रहते थे। कभी कभी अमर और गीता के पास आकर भी रहते और उन्हें ढेरों आशीर्वाद देते। इधर गीता और अमर की जिंदगी तो बहुत ही खुशहाल तरीके से बीत रही थी, लेकिन उधर संजीव का आतंक दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। उसके पिता दयाशंकर अपने बेटे को बचाने के लिए अपने पद और पावर का इस्तेमाल कर रहे थे। इसलिए बार बार अन्याय और अत्याचार का साथ देने और सत्य को दबाने के अपराध में उनका शासन पद को भी छीन लिया गया। शासन पद से हटते ही दयाशंकर भी अन्याय और गुनाहों के दलदल में फंसता गया। गीता के पदभार संभालने ही उसने न्याय और कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का बीड़ा उठाया और ऐसी कानूनी व्यवस्था लागू की जहां हर बहन बेटी निश्चित होकर पढ़ाई कर सकती है, खेलकूद में भाग ले सकती है। उसने सुरक्षा के कड़े से कड़े इंतजाम किए जो काम एक लड़का कर सकता है। भारत के हर गली कूचे गांव कस्बे की लड़कियां आगे बढ़ सकती हैं। वही संजीव और दयाशंकर जैसे नियतखोर बेईमान दरिंदों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून लागू किए गए ताकि कोई भी कुछ भी गलत करने से पहले 10 बार सोचेगा। गीता ने संजीव के बारे में पता लगाया कि अब वह क्या कर रहा है, तो उसे पता चला कि वह तो पहले से भी ज्यादा हैवान बन चुका है। अगर उसे जो भी लड़की चाहे, वह अमीर घर की हो या गरीब घर की, पसंद आती तो समझो वह उसे किसी भी हाल में हासिल करके ही रहता था। इस प्रकार संजीव का आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गया था और पुलिस वालों को तो ऐसा चकमा देता था कि वह उसे पकड़ ही नहीं पाती थी। वहीं दयाशंकर भी कम नहीं था। उसने भी अपनी पावर का गलत तरीके से इस्तेमाल करके अपनी हवस मिटाने का धंधा खोल रखा था। गीता ने उसकी भी काली करतूतों का सामना लेकर आई और संजीव को तो ये बात कानों कान खबर भी नहीं थी कि गीता कलेक्टर बन चुकी है। उसने एक दिन की गाड़ी का पीछा किया और अपने जाल में खुद ही फंस गया।
और दोनों बाप बेटों को पकड़कर पुलिस वालों ने जेल में डाल दिया। गीता की सिफारिश पर जज साहब ने दोनों बाप बेटों को आजीवन कारावास की सजा दिलवाई और जुर्मानों के तौर पर 50 लाख का जुर्माना जमा भी करवाया गया, जिसकी राशि उन्होंने अपने घर को बेच कर दी, क्योंकि अय्याशी करने के चक्कर में उनके पास तो सेविंग के नाम पर फूटी कौड़ी भी नहीं थी। इस प्रकार संजीव और उसके पापा को दिवालिया घोषित कर दिया गया। जिसने जो बोया वही काटा। वही गीता और अमर बहुत ही समझदारी के साथ अपना जीवन जी रहे थे। वे दोनों एक दूसरे के जज्बातों की बहुत इज्जत किया करते थे। वह इस बात का विशेष ध्यान देते कि कहीं उनकी छोटी सी भी हरकत थी एक दूसरे के दिल को चोट ना पहुंच जाए। वहीं महेश जी उन दोनों की समझदारी को देखते हुए और उनकी खुशहाल जिंदगी को देखकर बहुत ज्यादा खुश ठहरने लगे थे। उनकी सारी बीमारियां अब दूर हो गई थी और अब वे अपना समय अपने नाती पोतों के साथ ही गुजारने लगे थे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी बॉयज को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।